नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। उत्तर प्रदेश में चुनाव बेहद दिलचस्प और बहुत ही ऐसे दौर में पहुंच चुका है कि जहां उत्तर प्रदेश की राजनीति अब किस करवट बैठने जा रही है ये तय होने जा रहा है। अब से 29 दिन बाद उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में एक एक करके अब प्रत्याशियों के घोषणाओं का सिलसिला भी चल पड़ा है। आज समाजवादी पार्टी ने 2 कैंडिडेट घोषित किए। दूसरा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी के एक घटक दल अपना दल का है, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने अलायंस का ऐलान करना था, लेकिन ऐन वक्त पर अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल की पार्टी ने बीजेपी के साथ अलायंस की संभावनाओं को फिलहाल आगे बढ़ा दिया है। अभी तय कुछ नहीं किया है, यानी निगोशिएशन का दौर अभी जारी है, वो भी तब जब 29 दिन मतदान को बचे हैं। यानी हर कोई जो निगोशिएशन है उसकी पराकाष्ठा पर पहुंच गई है सारी पॉलिटिकल पार्टी। बीजेपी का दूसरा एक घटक दल है एसबीएसपी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी। इसने 3 सीट की डिमांड बीजेपी के सामने रखी है। अभी इनके कुछ लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया, लेकिन बात पट नहीं पा रही है। एसबीएसपी ने मोर्चा खोल रखा है और ये दबाव बना रखा है कि घोसी, मऊ समेत 3 सीटें उनको लड़ने के लिए दी जाएं। अब कितने पर बात बनेगी अलग बात है। 29 दिन बचे हैं पहले चरण की वोटिंग के, तब यह हालत है। कांग्रेस अभी भी असमंजस में है और आज बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, देश के किसी भी राज्य में कांग्रेस के साथ वो कोई भी गठबंधन नहीं करने जा रही हैं। यानी मायावती और कांग्रेस एक साथ आएंगी, इस बात की संभावना से पूरी तरह आज मायावती ने लिखित बयान जारी करके इनकार कर दिया। ये दूसरे अलायंस की बात है। लेकिन समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी का अलायंस इंटैक्ट है, उसमें कोई दरार नहीं है। कांग्रेस कोशिश ये कर रही है कि जो अन्य छोटे दल हैं उनको साथ लेकर आए। महान दल को तो वो लाने में कामयाब रहे अपने साथ, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर उत्तर प्रदेश में हैं। शिवपाल यादव उसमें महत्वपूर्ण भूमिका में है। शिवपाल यादव की कांग्रेस के साथ क्या कोई भूमिका होगी, अकेले जाएंगे? दूसरा एक और पहलू निकलकर पिछले हफ्ते ये सामने आया कि पीस पार्टी महागठबंधन से थोड़ा सा किनारा कर रही, क्योंकि उनको उतना ड्यू वेटेज नहीं मिल रहा है। पीस पार्टी क्या कांग्रेस के साथ जाने वाली है, कांग्रेस का रुख करने वाली है? और कांग्रेस क्या इसी तरीके से जिलेवार जो पार्टियां हैं, जिला और रेंज वाइज या जोन वाइज कह लीजिए, कमिश्नरी वाइज कह लीजिए, इनको साथ लेने की कोशिश कर रही है? क्या ये फैक्टर कांग्रेस को काम करेगा या नहीं करेगा? 1 महीने से ऊपर हो गए, प्रियंका गांधी वापस लखनऊ नहीं आई, दिल्ली से ही वो उत्तर प्रदेश चला रही हैं। तो जब वो नहीं आई तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नहीं आए, लिहाजा पूरी कांग्रेस दिल्ली से चलाई जा रही है। ये कांग्रेस को कितनी क्लिक देगी, कितनी बढ़त दे पाएगी इस तरह की अप्रोच, ये भी एक प्रश्न उठता है। तो उत्तर प्रदेश में कौन किसके साथ है, कुछ मोटा मोटा आकलन जरूर है, लेकिन अभी परिदृश्य पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर नहीं है। ऐन वक्त पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है। ऐन वक्त पर इसलिए भी कुछ हो सकता है क्योंकि यहाँ की राजनीति बहुत ही विचित्र है, यहाँ के मुद्दे भी बहुत विचित्र हैं। क्या होगा ही किसी को नहीं पता, सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। तो कौन किसके साथ एक्सपेक्टेड है जाना, क्या प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं, उनका क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा, आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मैंने एक परिचर्चा आयोजित की हुई है। और उसके जरिए समझेंगे कि यूपी में कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसको लंगड़ी मार सकता है, कौन उछलकर दूसरे पाले में जा सकता है और कौन सीढ़ी लगाकर दूसरे की छत में कूद सकता है। तो इन सब विषयों पर आज बात करेंगे। नवीन श्रीवास्तव मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से, अंशु अवस्थी कांग्रेस से हैं, सीपी राय शिवपाल यादव की पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी आज काफ़ी दिन बाद पकड़ में आए, राष्ट्रीय लोकदल के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं, ओपी यादव मेरे साथ भी मौजूद हैं, चुनाव के जाने माने विश्लेषक हैं, डॉक्टर नीरज सिन्हा दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, ये भी बहुत जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, और वीरेंद्र सिंह हमारे ब्यूरो चीफ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नवीन जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करते हैं। आखिर क्या कारण है कि आपके पास 2 ही घटक दल हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में, अपना दल और एसबीएसपी, उन दोनों का सपोर्ट और उन दोनों को अलायंस में ऑन बोर्ड आप लाने में अब तक कामयाब नहीं हुए हैं, सिर्फ 29 दिन बचे हैं मतदान को? कारण ब्रजेश जी, निश्चित रूप से देखिए, चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं, चुनाव नज़दीक है, लेकिन हमारे दोनों सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी और अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी हमारे साथ पूरी तरह से इंटैक्ट है। कुछ दिक्कतें थीं, कुछ बातें थीं, उनको भी हमने बातचीत करके ठीक कर लिया है। और जहाँ तक आपका ये है कि अभी तक निगोशिएशन नहीं,
हम उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में कहाँ उनको देंगे, कहाँ अपने देंगे, इसके लिए बातचीत चल रही है और बहुत सी पहले और दूसरे तीसरे चरण के चुनाव के घोषणा हो चुकी है। मैं भी वही कह रहा हूँ नवीन जी, आपकी बात ही चल रही है और 29 दिन में वोटिंग होने जा रही है। नहीं, बातचीत चल रही है। 2 दिन 5 साल से जो गठबंधन चल रहा है वो ऐन चुनाव के पहले क्या प्रॉब्लम हो गई? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए उनकी कौन सा सौदा है जो नहीं पट रहा है? नहीं, सौदे की बात नहीं है। देखिए चूंकि वो भी अपने एक राजनीतिक दल हैं, उनकी अपनी एक महत्वाकांक्षा है, अपनी एक उनकी क्षेत्र है, उसके हिसाब से वो सीटें मांग रहे हैं। और हमारी पार्टी, हम तीनों लोग बैठ के मांग रहे हैं 5 सीटें। नहीं, अब वो क्या मांग रहे हैं ये यहाँ हम नहीं बता सकते, लेकिन हम आपस में बातचीत करके तालमेल, उनका हक बनता है 5 सीट क्यों नहीं देंगे? जो भी सीटें जिसका जो हक बनता है, क्यों नहीं देंगे आप उनको 5 सीट? हम देंगे, बिल्कुल देंगे, हमारे 5 सीट देंगे उनको। लेकिन उसमें ब्रजेश जी असली चीज ये है कि कहाँ की सीट हमारे लिए उनको देना फायदेमंद होगा, कहाँ हमारा लड़ना फायदा, इस पर चल रही है। और बहुत शीघ्र आप 2-3 दिन के अंदर आपको जानकारी होगी। सबने अपने अपने गठबंधन क्लियर कर लिए, सीटों को डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक कर लिया। आपके यहाँ ये प्रॉब्लम क्यों है? ये थोड़ा बात चौंकाती है वो भी तब जब आप लोग सत्ता भी शेयर कर रहे हैं। उनके लोग आपके यहाँ मंत्री भी हों, आपने उनके लोगों को राज्य मंत्री भी अभी बनाया, घर मकान दुकान आवास सब कुछ दे दिया, फिर भी सौदा नहीं पटा। ये क्या चक्कर है? सारी चीजें सौदा पटने की बात नहीं है, ये कोई दुकानदारी नहीं है, सौदा पटने अच्छा, की बात नहीं सौदा नहीं था हमारे साथ। उनके लोगों को अभी मंत्री क्यों बनाया? क्यों उनके लोगों को बोर्ड आयोगों में क्यों एक दिन पहले आए? जी हमारे सहयोगी हैं, हमारे साथ सौदा ही तो था ना। नहीं, कोई सौदा नहीं है। उनका भी प्रतिनिधित्व, जब हम सरकार में उनके साथ हैं, हमारे साथ उनके विधायक हैं सरकार में, उनके लोग मंत्री हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। तो ये बात आपको 2.5-2 साल में नहीं समझ में आई कि वो भी आपके सहयोगी हैं? अभी जो सारे गठबंधन, जो घोषणाएं हुई हैं आयोगों की विभिन्न, ये तो चाहे उनके दल के हों चाहे हमारे दल के लोग हों, वो अभी कुछ दिन पहले तय हुआ है, वो सारी चीजें घोषित। कुछ तो मुश्किलें हैं ना कि ये फार्मल अलायंस का अनाउंसमेंट नहीं हो पाया। नहीं, देखिए फार्मल अलायंस कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक चीज ये है कि कौन सी सीट लड़ना हम सबके लिए फायदेमंद होगी, कौन हम लड़े कौन वो लड़े, इस पर है। और वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको मैं 2-1 दिन के अंदर वो सारी तस्वीरें। हेमंत तिवारी जी भी इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जूही सिंह जी मौजूद है। जूही सिंह जी, आज मायावती की तरफ से बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट आ गया, नो अलायंस विद कांग्रेस, यानी कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं। अभी पिछले हफ्ते एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन है और 2 सीटें लड़ने की दी। तो 2 बड़े नेताओं के कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। अखिलेश यादव कहते हैं यस गठबंधन है, कल उन्होंने एक गल्फ न्यूज को स्टेटमेंट दिया कि नहीं कांग्रेस ने बहुत देर कर दी, आज मायावती कहती है कि कांग्रेस के साथ अलायंस ही नहीं है। तो इतना असमंजस क्यों है? ब्रिजेश जी, हम बसपा और आरएलडी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे सीटों का बंटवारा हो चुका है, तो कांग्रेस के लिए देर हो चुकी है, लेकिन 2 सीटें हमने छोड़ी हैं और उन्होंने मना भी नहीं किया। तो एक तरह से जरूर हम कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में हम जिसका जितना मजबूत आधार है उस हिसाब से। गांव में एक कहावत है, गुड़ खाएंगे गुलगुले से परहेज करेंगे। ब्रिजेश जी, हम तो उस पार्टी के हैं जो जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि डबल दी स्पीड टू ट्रिपल दी इकोनॉमी। आप देखिए कि हमारा एक कंटिन्यूएशन है। मायावती जी ने एक्सप्रेसवे की परिकल्पना की शुरुआत की, हमने उसको बनाया। उसके अलावा यदि हम कोल्ड स्टोर की बात करें तो उन्होंने आदेश किया कि कोल्ड स्टोर खुले, हमने मंडियों का निर्माण। बहन जी सोचें और आप साकार करें जी। तो एक मर्जर करके एक ही पार्टी बन जाओ और समस्या खत्म हो जाए। आरएलडी का मुद्दा था, गन्ना किसानों का मुद्दा। तो हम सारी विचारधाराओं को जो जमीन पर साथ काम कर रहे थे, जिला मुख्यालयों को हमने जोड़ा 4 लेन से, दुग्ध उत्पादन में हमने प्रथम बनाया। तो ये सारे काम आरएलडी। आपने जो अपनी बात रख रही थी तो प्रथम चरण में आपने इस तरह कहा जैसे आप कोई कांग्रेस को खैरात में 2 सीटें दे रही हो। ऐसे क्यों आप पेश आ रही हैं? खैरात क्यों सम्मान से दे रहे हैं हम, और हमारा कुछ मुद्दों पर जरूर उनसे सहमति है, लेकिन हम चुनाव जिसके साथ लड़ रहे हैं उसी के साथ तो रहेंगे। और गठबंधन की वही स्टेटमेंट आएगी। अच्छा, एक बात बताइए, धर्मेंद्र यादव आपकी पार्टी के महत्वपूर्ण नेता है ना? जी बिल्कुल, यादव परिवार के सम्मानित सदस्य हैं जी, इसमें भी कोई दो राय नहीं जी। उनके खिलाफ एक मजबूत प्रत्याशी उतार दिया और आप यहाँ अमेठी रायबरेली में उनको वॉकओवर दे रही हैं। इससे ज्यादा कांग्रेस आपके खिलाफ और क्या काम करेगी? तो मैं कोई भड़का नहीं रहा आपको, केवल फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ। फैक्ट और एविडेंस पर पॉलिटिक्स होती है, वो आपके सामने। इतिहास ये है कि जो प्रत्याशी आज कांग्रेस दे रही है उसी से सीट हमारे सांसद ने ली थी। बदायूं के वो सांसद रह चुके थे, आज कई बार के सांसद धर्मेंद्र यादव जी हैं। और बहुत टीस है क्या कांग्रेस को कि किसी तरह छीन ले आपसे? अब जी उनकी नीति के बारे में वो बेहतर बता सकते हैं। हमें पता है कि धर्मेंद्र यादव जी संसद में मजबूती से हमारी आवाज उठाते हैं और वो फिर जीतेंगे। तो आपको लगता है कि कांग्रेस ने ये थोड़ा गलत कर दिया? ब्रिजेश जी, किसी और पार्टी पे अब टिप्पणी न करने का समय है। हम सरकार से जवाब मांग रहे हैं और अपना रोड मैप बना रहे हैं। कांग्रेस इतनी घबराहट क्यों है आपको?
हमें कांग्रेस से कोई घबराहट नहीं है। तो खुलकर कहिए ना कि हाँ कांग्रेस ने गलत किया, बदायूं प्रत्याशी उतार के। अब ब्रिजेश जी आप खुल के कह भी नहीं पा रहे हैं। नहीं, इस पे हम टिप्पणी करना भी नहीं चाहते। हम भारतीय जनता पार्टी पे भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, जैसा कि मुख्यमंत्री अपने ट्विटर अकाउंट पे समय समय पर करते रहते हैं। किसी को शोभा नहीं देता है। आप मुद्दों पर बात ओके, अंशु अवस्थी, थैंक यू सो मच। 2 सवाल हैं आपसे। पहला सवाल तो ये कि मायावती ने आज आपको परमानेंटली आपके लिए दरवाजे बंद कर दिए, ताला भी लगा दिया और चाबी भी फेंक दिया, यानी नो एंट्री, आपकी कोई उम्मीद नहीं रह गई उनके साथ अलायंस की। पहला सवाल। दूसरा, आप गठबंधन में समाजवादी पार्टी को मॉरली सपोर्ट करते हैं, पॉलिटिकली सपोर्ट करते हैं, लेकिन चाकू मारने से भी बाज नहीं आते हैं। बदायूं की घटना उदाहरण है, जबकि 2 सीट इन्होंने आपको खैरात में छोड़ी हुई है। देखिए ब्रजेश जी, पहली बात तो ये कि जो बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है, तो उस पर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि हम उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर फ्रंट फुट पर आकर चुनाव लड़ेंगे। अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने कहा, राज बब्बर जी ने कहा, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा, बिल्कुल क्लियर है कि हम फ्रंट फुट पर आकर चुनाव लड़ेंगे और जनता के बीच में अपने मुद्दे लेकर जाएंगे। यहाँ पर बंटवारे को लेकर कि हमारा ये जाति समीकरण, ये परसेंटेज, इसको नहीं। हमने 98 में हमारी 0 सीट थी, 2009 में 22 थी, तो सीटें हमेशा जनता देती है। ये चुनाव सीधे भाजपा से है, उनकी जन विरोधी नीतियों से है, मोदी सरकार से है, जो बराबर असंवैधानिक काम कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगा रहे हैं। तो मायावती ने क्यों धिक्कारा आपको आज? नहीं, देखिए, ये मायावती जी को पूरा अधिकार है कि वो पूरे देश में चुनाव लड़े। किसने मना किया है? पूरे देश में लड़े, अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी। हमारे पास शानदार श्री राहुल गांधी जी जैसा नेतृत्व है, जो बराबर मुद्दों पर बात करते हैं। किसानों की आवाज किसने उठाई? श्री राहुल गांधी जी ने। नौजवानों की बात किसने की? राहुल गांधी जी ने। अच्छा, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कौन किसके साथ है? उपलब्धियों पर भाई खूब दिन डिबेट चलेगी। नहीं, ये उपलब्धियां नहीं ब्रजेश जी, ये देश देख रहा है कि मोदी के सामने कोई काम करने वाला नेतृत्व तो है कि नहीं है। तो उस नजर में श्री राहुल गांधी दिखते हैं सिर्फ और सिर्फ। ये कोई भाषण प्रतियोगिता नहीं है, मेरे लॉजिकल सा फैक्ट और हम लोग ट्रुथ बोल रहे हैं। फैक्ट पर बात करें, एविडेंस पे बात करें। इन्होंने देखिए गुड जेस्चर दिखाते हुए रायबरेली और अमेठी की 2 सीटों पर यह तय किया कि गठबंधन भी कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगा, नहीं बीएसपी भी नहीं उतारेगी। लेकिन आपने चाकू मारने में कोई कमी नहीं की। आपने अखिलेश यादव के छोटे भाई धर्मेंद्र यादव, बदायूं के 2 बार के सांसद, उनके खिलाफ आपने प्रत्याशी उतार रखा है। देखिए, मैं वो भी सलीम इकबाल शेरवानी। देखिए, मैं व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी नहीं क्यों करता। नहीं करेंगे? नहीं, मैं या तो मदद लीजिए मत और या फिर चाकू मारिए मत। करेक्ट, मुझे थोड़ा मौका दे दीजिए। हम तो मजबूती से जीतेंगे। देखिए, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। नहीं, वो नहीं पूछ पा रही, मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि पहली बात तो ये जो आपने कहा मदद मांगी मत, ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने स्वेच्छा से छोड़ा। ये जूही सिंह जी ने भी यहाँ पर चाहिए अगर ये खड़ा कर दे तो कोई एतराज है? नहीं, हमको कोई एतराज ना खड़ा करने पे है ना खड़ा करने पर। हम अपने मुद्दों पर चुनाव में जनता के बीच में जा रहे हैं। अगर ये अपने प्रत्याशी उतारे तो कोई एतराज नहीं। दूसरा, कोई एतराज नहीं, कोई एतराज नहीं। बिल्कुल, हमें कैसे हो सकता है एतराज? समाजवादी पार्टी आप तो बेवजह इनके दरवाजे पे खड़ी है, आपकी मदद लेने तक तो पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। अभी समय बाकी है। आपको जिन्होंने आईना दिखा दिया, आपकी मदद चाहिए ही नहीं, आप जबरदस्ती मदद लेकर इनके दरवाजे सोचेंगे। देखिए, ये उनका बड़प्पन हो सकता है। हमको बात पलटो मत, बराबर मत करो जो कह दिया। मैं एक बार भी बात को पलट नहीं रहा हूं। हमारे नेतृत्व से कुछ लोगों ने पूछा भी, तो उन्होंने कहा छोड़ा है, अगर हमको आवश्यकता लगेगी तो हम छोड़ेंगे, निश्चित तौर से, कोई दो राय नहीं। लेकिन असली लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है और मुद्दों की है कि विकल्प कौन है। तो गठबंधन का वजूद आपकी नजर में नहीं है यूपी में? नहीं, जनता बीजेपी से लड़ाई है। जनता तय करेगी। जनता तय करेगी कि गठबंधन इस देश को कौन सी दिशा देगा, कौन सा नेतृत्व देगा, क्योंकि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर कोई विकल्प है तो कांग्रेस पार्टी। ये कुछ अपने को ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं। देश का बच्चा इन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। ये देश का बच्चा हमें सोचने पर मजबूर कर दिया, तो हम सोचेंगे। बाकी हमारा क्या तो मजबूर कर दिया आपको सोचने पर? सोचेंगे कि सम्मान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट दिलाएंगे हम उत्तर प्रदेश में, इतना। अभी तो इनसे निपट लीजिए पहले। नहीं, कोई निपटने नहीं। देखिए, कोई गलत पर सोचने को मजबूर हो गई एक जैसी विचारधारा। मैं पूरा कर लीजिए। अपन फैक्ट और एविडेंस पे बात करेंगे, बिल्कुल फैक्ट। देखिए, जो गठबंधन को लेकर बात है, आप बताओ, जूही सिंह जी ने बहुत सारी बातें की, मैं अनुरोध के साथ। नहीं, आपने अपमान करने का प्रयास किया। हमारे नेतृत्व ने हमेशा इंतजार किया। गठबंधन की मदद का आपने मैं दूंगा टाइम। हमने पूरा इंतजार किया। क्या बिना टेबल टॉक के कोई गठबंधन हो सकता है? इस दुनिया में बिना बात के कोई निर्णय हो सकता है? आपने अमेठी रायबरेली में इनके सपोर्ट का माखौल उड़ाया। नहीं, कोई माखौल नहीं। मैं रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूं। जूही सिंह ने अपने कान से सुनी। मैं रिपीट कर दे रहा हूं,
मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि हम अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। वो तो ये कोई समाजवादी रिपीट थोड़ी कर रहे का, हो, बहुजन समाज निकाल कर पार्टी टेप का चला जाएगा। निर्णय ओके, है। सीपी राय साहब भी इस डिबेट में मेरे साथ हैं, मैं आऊंगा, आप अपना नोट कर लें, मैं हाँ, बोल ठीक, दूंगा। जी, पहले बिल्कुल। राउंड में सबकी बिल्कुल, बात एक बारी बिल्कुल। आ जाए। अरे राय आप साहब, तो अपने बारे में बता दीजिए साहब, नोटबंदी की अभी भी नोट अभी गिन तो रहे हैं आप। उनकी डिबेट नहीं हो रही ना, ऐसी क्या बेचैनी? अभी तो जो जूही सिंह आपको जवाब देंगी साहब, वो ये तो पहले अभी नोटबंदी के पैसे हाँ, बता तो बस दें, 10 तब बाकी सेकंड रुक बातें जाए, आप करें। सबर कर लें, नेक्स्ट राउंड में जवाब दीजिएगा। शिवपाल यादव को पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, हर कोई जानना चाहता है, थोड़ा क्लैरिटी दीजिए। देखिए, हमारी कंफ्यूजन की राजनीति मत कोई करिए। कंफ्यूजन में कभी कंफ्यूजन की बात ही नहीं करता मैं। पहले भी हमने कहा था हमारी पार्टी नई है, कुल 3-4 महीने पुरानी है, और हमने बहुत खुलेआम, सबको मालूम है, हमने ये कहा था कि जो गठबंधन बन रहा है वो भी हम भी उसमें शामिल होना चाहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते अरे हैं। भाई, जबरदस्ती कैसे शामिल हो जबरदस्ती, सकते हैं भाई, आप? ये गलत है ना। अरे जबरदस्ती आप शामिल करिए मत करिए, हमने अपनी इच्छा व्यक्त की, ओके, लेकिन गठबंधन ने हमको उस लायक नहीं समझा था, कांग्रेस को उस लायक समझा। उसके बाद भी हमारा स्टैंड है कि जो गैर सांप्रदायिक पार्टियां हैं, छोटी बड़ी जो भी हो, हम उन सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, हम उनके साथ रहना चाहते हैं। आगे अगर कोई फैसला होता है ठीक, नहीं फैसला होता तो हमने पार्टी बनाई, हम अपना चुनाव लड़ेंगे और सभी सीटों पर लड़ेंगे। पर आपको रिस्पॉन्ड क्यों नहीं मिला? कांग्रेस भी आपके साथ पहले चक्कर में तो बातचीत करने आई, लेकिन फिर कांग्रेस निकल गई। अभी इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, अभी समय बचा हुआ है। तो आपकी कौन सी मजबूरी कि आप कांग्रेस के दरवाजे पे नहीं, खड़े हम हो? किसी दरवाजे पे आपने नहीं पार्टी बनाई है, जाओ 80 सीट पे चुनाव लड़ो। आप क्या जरूरत है कि आप 10 जनपद पे जाकर खद्दर कुंडी खटखटाओ कि हमें अंदर बुला लीजिए? आप जाइए, शिवपाल यादव ताकत से चुनाव लड़ें। कोई किसी के दरवाजे पे नहीं खड़ा है। एक कॉमन उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम हराना चाहते हैं। उसके लिए हमने कहा कि वोटों का बंटवारा ना हो, इसलिए जो भी समान विचारधारा की पार्टियां हैं वो एक होकर के चुनाव लड़ें, हमारी इच्छा ये थी। लेकिन आपकी इच्छा तो ये भी थी कि मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ें, तो आपने टिकट तक घोषित नहीं किया, अखिलेश यादव ने अपने पिताजी को टिकट दे दिया। हमने ये कहा था अगर हमारी पार्टी लड़ना चाहे तो अच्छा लगेगा, और नहीं भी लड़ेंगे या तो कहिए कि मैनपुरी से अब पीएसपीएल की तरफ से कोई प्रत्याशी नहीं आएगा, मुलायम सिंह ही सपोर्ट कर चुनाव लड़ेंगे। शुरू से घोषित है ये, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ हमारा कोई प्रत्याशी नहीं होगा, शुरू से घोषित है ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हम लोग ये पर यहाँ तो अखिलेश बाजी मार ले गए ना। ये कोई बाजी मारने की बात नहीं, ये तो शुरू से घोषित सब चीजें घोषित है। ये कोई बहुत आश्चर्यजनक चीज नहीं हो रही है। हम ये चाहते थे कि वोटों का बंटवारा ना हो, ये फैसला लेने दूसरे लोगों का भी काम था, लेकिन वो नहीं हुआ। नहीं होगा तो फिर सब सीटों पर लड़ेंगे। ऑलराइट, हेमंत तिवारी जी, थैंक यू सो मच, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। आज अपना दल ने की एक महत्वपूर्ण बैठक थी, आपने भी सुना होगा उनके पार्टी प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट। बीजेपी के साथ अलायंस को लेकर उनकी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। एसबीएसपी वापस फिर धमकी के मोड में आ गई है 48 घंटे से कि वो अगर उनको 3 सीटें लड़ने को नहीं मिलेगी तो वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, जैसा कि वो बोलते हैं। ये दबाव बीजेपी पर ज्यादा है? निश्चित रूप से है, लेकिन बीजेपी इन अपने सहयोगी दलों की स्थिति का उनको भान है, उनको पता है कि कहां तक लड़ सकते हैं और कितना इनको लिबर्टी भाजपा को देना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा भाजपा से कोई रिएक्शन अभी नहीं है। हाँ, चूंकि ईस्टर्न यूपी में ये दोनों पार्टियां एक छोटे छोटे टुकड़ों में मैटर करती हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, इन्हीं को साथ जब लिया गया था तो कहा गया था कि बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट मैटर करता है। लेकिन आपने सही शब्द किया कि ये दबाव की राजनीति है। अब आप बताइए 3 सीट कैसे दे दिया जाए राजभर पार्टी को? अरे क्यों ना दिया जाए हेमंत जी, ये क्या बात हुई भाई? उनका पॉलिटिकल आधार है, मतलब ये कैसे? ना एक मिनट सुनिए मेरी बात। ये इसी को कहते हैं राजनीतिक व्यापार। 1 या 2 सीटों पर राजभर पार्टी बढ़िया चुनाव लड़ती, इसमें कोई शक नहीं। और वही स्थिति पिछली बार मैंने हैसियत बोल दी थी तो लोग नाराज हो गए थे, वही स्थिति कमोबेश अपना दल की है। छोटे टुकड़ों में मैटर करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी 2 महीने पहले जो अपने बारे में उसका आकलन था वो स्तर बदल गया है। ये इन सहयोगी दलों को भी पता है। लेकिन अपना दल की हेमंत जी, मैं मानता हूं प्रभावी भूमिका है। आप यमुना पट्टी में फतेहपुर से शुरू करें और फूलपुर चंदौली बलिया तक अपना दल का प्रभाव है। अनुप्रिया पटेल कुर्मियों की नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनका एक व्यापक और बड़ा प्रभाव क्षेत्र है। एक बात जान लीजिएगा, कुर्मियों के नेता मरहूम सोनेलाल पटेल थे। ये लोग उन्हीं के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये खुद के बने नेता नहीं हैं। और ये बढ़ चुके हैं, ध्यान रखना चाहिए आपको। ये 3 हिस्सों में बढ़ चुके हैं। अपना दल सोनेलाल, इसके अध्यक्ष आशीष पटेल हैं जी, एक इनकी छोटी बहन चला रही हैं,
और एक इनके दूसरे सांसद हरबंस सिंह, उन्होंने राष्ट्रीय अच्छा, अपना दल आपके बना लिया, हिसाब से किसी अपना और दल पटेल का को उन्होंने क्या अध्यक्ष बना क्लेम दिया है। बनता है और एसबीएसपी का क्या क्लेम बनता है? मुझे लगता है कि इन लोगों को 2-2 सीटों का क्लेम बनता है। जो मेरी जानकारी में आया है कि भाजपा इनको एक एक सीट देने के मूड में है, और ऐसा भी नहीं है ये भाजपा से छूटेंगे तो कहां जाएंगे। अभी आपने देखा कि जो चेयरमैन बनाए गए उत्तर प्रदेश में, आचार संहिता लागू होने वाले दिन कुछ घंटे पहले, उसमें अच्छे अच्छे आयोग इनको मिले हैं। राजभर की पार्टी को 2 चेयरमैन मिले हैं, बीज निगम का चेयरमैन, लघु उद्योग का चेयरमैन। अरे वो तो नवीन और जी कह आवास रहे हैं विकास सत्ता जैसा शेयर कर रहे हैं, महत्वपूर्ण सत्ता में स्थान, साथ हैं, उसका आप उसको कह रहे हैं चेयरमैन एन वक्त पे किया है। इनको दिया गया है। जी, तो साहब सत्ता की मलाई भी खाओगे और धमकी भी दोगे, ये पॉलिटिक्स कहाँ चलती है? और उत्तर प्रदेश में इस तरह की पॉलिटिक्स देखी नहीं सुरेंद्र जाती। नाथ त्रिवेदी जी, थैंक यू सो हाँ। मच। बहुत दिनों के बाद त्रिवेदी जी के दर्शन मिले, धन्यवाद आपका। जी सर। तो ये बताइए कि पहले चरण में ही आपका एसिड टेस्ट है, पहले चरण के बाद तो कुछ है नहीं आपका, फ्री हो जाइएगा तो क्या कीजिएगा फिर? भाई हम अपने जो हमारे गठबंधन के अन्य दल हैं, बड़ा सवाल। उनका चुनाव तो चलेगा ही चलेगा मिश्रा जी। मैं उनके चुनाव में कैंपेनिंग करूंगा साथ साथ मिल करके। जी, भाई गठबंधन, टोटल गठबंधन जो है 78 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है। अभी तो आप वहाँ भीम आर्मी से ही नहीं निपट पा रहे हैं। नहीं देखिए, ये तो जनता अपने आप फैसला करेगी कौन किससे निपट पाएगा, कौन किससे नहीं निपट पाएगा। सबसे बड़ा सरदर्द तो गठबंधन जो बना है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बना है। वो तो आपके लिए भी त्रिवेदी जी बना है। कारण क्या है कि कैराना और नूरपुर में आपने जो फ्री का सपोर्ट चंद्रशेखर आजाद का लिया था भीम आर्मी वाले का, इस बार वो सपोर्ट है नहीं, अब क्या कीजिएगा? नहीं तो पूरी तौर से सपोर्ट हो या ना हो, जनता गठबंधन के साथ है, इसका प्रमाण पिछले 4 उपचुनाव उत्तर प्रदेश के हैं। अरे आप अपनी बात करिए, आप दूसरों क्यों पकड़ लाते हैं अपनी मदद में? मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ ना। नहीं तो कैराना हमने भी लड़ा था, हम हाँ, ही तो ने तब लड़ा। आपने भीम आर्मी का और इमरान मसूद का सपोर्ट लिया था भाई। जी जी बिल्कुल सही वो है। सपोर्ट इस बार नहीं है त्रिवेदी जी। देखिए, पॉलिटिक्स फैक्ट और एविडेंस पे होती है, जुमलों पे नहीं होती। जी बिल्कुल सही है। ठीक, हाइपोथेटिकल एनालिसिस पर राजनीति नहीं होती। आज गेंद जनता के पाले में जा चुकी है, किसी भी पार्टी के पाले में नहीं है। जो पार्टी का जैसा क्रियाकलाप रहा है जनता की दृष्टि में अच्छा, उसका इतना अगर रिपोर्ट कार्ड जनता बन आपके चुका है। साथ थी तो अकेले लड़ लेते, पता चल जाता। नहीं, जनता की दृष्टि में उसका रिपोर्ट कार्ड बना हुआ है और उसी के आधार पर वोट करेगी। आज अगर अभी हमारे माननीय तिवारी जी ने कहा, मुझे अच्छा लगा उनका बोलना, कि उन्होंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी के जो 2 महीने पहले रिकॉर्ड था उसमें बदल चुका है। चलो, पहली बार तिवारी जी कोई बात तो आपको पसंद आई। जी, लेकिन मेरी समझ में नहीं बदल चुका है। मैं अपनी व्यक्तिगत विचार के आधार पर कह रहा हूं कि उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है। जनता का रिपोर्ट कार्ड आज से 1 साल पहले इनका बन के बंद हो चुका है। जब इन्होंने नोटबंदी किया था उसी के बाद जनता का रिपोर्ट कार्ड फाइनल होने ऑलराइट लगा सर, था। 2 विश्लेषक भी मेरे साथ इस कार्यक्रम में हैं, ओपी यादव और डॉक्टर नीरज सिन्हा। ओपी यादव साहब, ये बताइए कि ये बीजेपी के अलायंस में क्या प्रॉब्लम चल रही है? मुझे लगता है कुछ मेजर क्राइसिस है, और अभी ये आयोग और बोर्ड निगमों में जो एडजस्टमेंट हुआ उसके बावजूद ये राजनीतिक सौदा पट नहीं पा रहा है। कुछ प्रॉब्लम मेजर है यार, डिमांड बड़ी है। अब चाहे हेमंत जी कहते हैं 2-2 सीट लेके मान जाओ, अरे भाई कैसे मान जाएं? देखिए सर, ओम प्रकाश राजभर साहब का लगभग 1-1.5 साल से जो स्टैंड 24 घंटे के अंदर वो उनका स्टैंड लगातार बदलता है। 1-1.5 साल से इस कमोबेश यही चल रहा है। किसका? ओम प्रकाश राजभर साहब का। और जो अनुप्रिया पटेल जी का, अब जो अभी हेमंत जी ने कहा, बहुत सही बात कहा, 3 धड़ों में विभाजित हो चुका है। प्रतापगढ़ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अलग पार्टी बना ली, पल्लवी पटेल और उनकी माता जी कृष्णा पटेल जी अलग हैं। और चूंकि पर आज भी कुर्मियों में प्रभाव है अनुप्रिया निश्चित पटेल तौर का, पर आप उससे प्रताप- इनकार नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर प्रतापगढ़ मिर्जापुर की सराउंडिंग जो बेल्ट है, जो कोलसला से जुड़ी हुई सारी बेल्ट है, और अब बलिया तक चले जाइए, उस बेल्ट पर प्रभाव है। लेकिन अब डिवीजन हो चुका है, जितना सेक्शन वोट था उस पर सर अब डिवीजन हो चुका है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है ओम प्रकाश राजभर, जो घोसी और सलेमपुर की जो पट्टी है, इस पट्टी में जहां पर लोनिया चौहान और राजभर मतदाता है, तो यहां पर करीब दो पार्लियामेंट का वो स्टेक वो बना रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय अच्छा, एक काल्पनिक सवाल है कि मान लीजिए कि बीजेपी का एसबीएसपी और अपना दल अनुप्रिया पटेल से नहीं बात बनी, तो ऐसे में क्या बीजेपी के पास विकल्प होगा? इनके हटने के नुकसान भरपाई हो पाएगी?
देखिए, अभी मदन राजभर साहब ने एक पार्टी बनाई है, नई पार्टी बनी हुई है। इसके अलावा अनिल राजभर को बीजेपी ने खुद अपने फोल्ड में डेवलप किया है। तो जो तकनीकी तौर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी वैकल्पिक व्यवस्था के साथ राजभर पॉलिटिक्स में भी आगे बढ़ रही। और चूंकि पर ओपी यादव जी, फैक्ट और एविडेंस ये कहते हैं कि राजभर कम्युनिटी में ओम प्रकाश राजभर और कुर्मियों में अनुप्रिया पटेल ये स्थापित नेता हो चुके हैं जी, आप इनको मुकाबला देने के लिए किसी दूसरे नए को लाकर कोई रिस्क नहीं ले सकते। नहीं, अपने पार्टी फोल्ड में भी जाए अनिल राजभर का जिस तरह बीजेपी ने डेवलपमेंट किया है, या अपने छत्र कुर्मी पर समाज वो के- प्रभाव क्षेत्र ओम प्रकाश राजभर जैसा नहीं छोड़ पाए। देखिए, ये भी फैक्ट है। देखिए, जो राजभरों को ये समझाने में ओम प्रकाश कामयाब रहे हैं कि वो उनके नेता हैं और उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे कुर्मियों में अनुप्रिया पटेल मैसेज देने में कामयाब हुई। लेकिन उनका जो बीजेपी दायरा ने कोशिश की पर डेवलप नहीं हो पाई ये लीडर्स। निश्चित तौर पर, लेकिन जो दायरा है, दोनों दलों का दायरा है निश्चित सेगमेंट पर है। प्रतापगढ़ मिर्जापुर में और घोसी सलेमपुर के सराउंडिंग बेल्ट में है। वो जैसे कुर्मी, आप समझिए कि कुर्मी लैंड बरेली से लेकर के लखीमपुर से लेकर के महाराजगंज तक पूरी तराई पट्टी पे, पूरी यमुना पट्टी पे कुर्मी लैंड है। तो पूरे के पूरे में डॉक्टर सोनीलाल पटेल के जमाने में भी नहीं था। जब अंसार अहमद और अतीक अहमद और क्या सुरेंद्र सिंह पटेल सदन में आए थे जीतकर, तब भी नहीं था सर, उस समय भी ऐसी स्थिति नहीं थी। ऑलराइट, डॉक्टर नीरज सिन्हा जी, थैंक यू सो मच। ये मायावती का कांग्रेस को एकदम से ना कह देना और दरवाजा बंद कर लेना, ताला लगा देना, ये क्या मैसेज है इसका? एक्चुअली उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव का रोल बहुत ज़्यादा है। चूँकि दोनों राज्य स्तरीय पार्टियां हैं, तो वो किसी भी तरीके से कांग्रेस को अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं देना चाहती, और कांग्रेस उनको अपने प्रभाव वाले राज्यों में कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। इसलिए आखिरकार मायावती को आज ये बयान देना पड़ा कि उत्तर प्रदेश के बाहर उसका कोई भी गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं होगा। अच्छा, शिवपाल यादव, राजा भैया भी कोई फैक्टर है उत्तर प्रदेश में? अब बिल्कुल, अपने इलाके में दोनों महत्वपूर्ण नेता हैं। अपने बल पे वो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, तो मुझे लगता है इस बार वो चुनाव जीते या ना जीते, किसी को हराने की क्षमता जरूर रखते हैं। ऑलराइट, वीरेंद्र सिंह भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, ये क्या कारण है कि अपना दल और एसबीएसपी इतना सब कुछ मिलने के बाद भी आंख दिखा रहे हैं बीजेपी को और फॉर्मल अलायंस में नहीं जा रहे हैं? आज तो अपना दल ने कह दिया कि अभी हमारा अलायंस बढ़ गया। वीरेंद्र जी, ब्रजेश जी, एक बात और मैं अपना शेयर करना चाहूंगा। सिन्हा जी बोल लीजिए, फिर मैं वीरेंद्र को जोड़ता हूँ। जी बोलें। मतलब उत्तर प्रदेश की राजनीति इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि आप देखेंगे 2017 में मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव को गठबंधन में जाना पड़ा, और उसके बाद आज मोदी की सरकार 5 साल में सक्सेसफुल तरीके से चलने के बाद भी वो उत्तर प्रदेश में वो अपने सहयोगियों की तलाश में है। अभी भी उनकी तलाश पूरी नहीं हुई है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेट है साहब, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ डिबेट शुरू करते ही। हाँ वीरेंद्र जी बोलिए, क्या बात है भाई, क्यों झगड़ा चल रहा है? जी, देखिए, अभी 2 दिन पहले सबको रेवड़ी तो बांटी गई है। अरे नहीं नहीं, वो उन्होंने सत्ता शेयर की है, आप रेवड़ी कह रहे हैं। आज है ना, उन्होंने सत्ता बांटी है। बिल्कुल नहीं, आज उन्होंने सहयोग उसका अपने सहयोगों के साथ किया है। सत्ता शेयर की है। अभिनंदन भी किया है उनका, हाँ। अपने जो उनके आयोग और निगम के अध्यक्ष बने हैं। अब अपना दल और क्या चाहता है, ये बात समझ में नहीं आ रही। ऐसा सुनने में आया है कि जो प्रतापगढ़ से हरबंस सिंह सांसद है अपना दल वाले, उनको बीजेपी फोड़ रही है। तो शायद हो सकता है उसकी भी कुछ नाराजगी हो। लेकिन ब्रजेश जी, कांग्रेस को आज मायावती का ना कहना ये बताता है कि अब सपा बसपा आरएलडी के गठबंधन में कांग्रेस नहीं आ रही है, और कांग्रेस ने यूपी में उसका बहुत असर भी नहीं है। लेकिन जो मायावती चाहती थी वैसा किया नहीं। एक तो मध्य प्रदेश में और राजस्थान में समर्थन ले लिया, और कल उनके प्रदेश अध्यक्ष को अपने पार्टी में शामिल करा लिया। उनके नेताओं जो मुकदमे लगे हैं बसपा के, वहाँ मध्य प्रदेश में वापस नहीं ले रहे हैं। तो जब एक तरफ वही कहा जाता है कि एक हाथ में छुरी और एक हाथ में फूल, तो ये दोनों संभव नहीं है। तो मायावती ने तो सही कह दिया ऐलान करके, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बीजेपी इस बात से खुश है कि हो सकता है कि प्रियंका गांधी खूब सक्रिय हो जाए यूपी में और कुछ वोट गठबंधन के कट जाए और बीजेपी उसमें दाव मार ले। 73+ का जो नारा है वो बहुत बड़ा है। नवीन जी बैठे ये भी जानते होंगे कि ये कोई चमत्कार, आंधी तूफान, करिश्मा जब था
तब का ये रिजल्ट था। आज ये आंकड़ा छूना आसमान से तारे तोड़ने के बराबर है। अब पता नहीं कैसे तोड़ा जाएगा, कौन सी सीढ़ी होगी। उधर राजभर को और अनुप्रिया पटेल को कल जो परसों मिला है उनके लोगों को पद। अच्छा, हेमंत जी 2-2 सीटें देना चाहते हैं उनको, मतलब इनका एक मानना है, तो क्या 2-2 सीटें पर्याप्त हैं? अरे एक एक विजय चाहिए। जी, एक सीटें दे रहे हैं, एक विजय जी पहले संकट तो इस बात का है हाँ। कि जो परसों निगमों के आयोगों का अध्यक्ष पद बटे हैं, हाँ। ये कहीं चुनाव बाद खारिज न कर दिए जाएं, इसकी बड़ी शंका है। तो ये आचार संहिता मजा भी नहीं ला पाएंगे और खाली गाड़ी चला के कुछ पेट्रोल फूकेंगे सरकार का। खैर, ये बात की बहुत सारी प्रबल संभावना है, लेकिन चलिए सियासत में सब संभव है। तो आज की कहानी और साहित्य दीजिए वीरेंद्र जी, फिर ब्रेक लिया जाए। देखिए, एक बार एक टीटी जो है वो एक विकलांग डिब्बे में चढ़ा, तो विकलांग डिब्बे में टीटी ने देखा एक बहुत ठीक ठाक आदमी बैठा हुआ है और साथ में एक बोरा लिए है। तो बोला कि अबे जब तुम एकदम ठीक हो तो इसमें कैसे तुम घुस आए? तो उसने बोरे को और इशारा किया ये कि मेरे कांग्रेस साथ के ये लिए कह है। रहे हैं आप? देखिए, तो उसने कहा मेरे साथ ये है। तो टीटी ने हाथ डाल के टोया तो उसमें आम था। तो बोले कि अरे इसमें तो आम है। तो टोया तुम मतलब? टोया मतलब उसको छू के देखा। ओके, अच्छा अच्छा। तो उसने कहा कि इसमें आम टोया है। ऐसे तो भोजपुरी ने कहा भाषा। इसमें ओके, आम अच्छा। है तो तुम भोजपुरी। विकलांग डिब्बे में कैसे आ गए? हाँ। तो आदमी ने कहा साहब ये लंगड़ा आम है इसलिए विकलांग डिब्बे में चल रहे हैं। तो आम का भी फायदा लोग लेने से नहीं चूकते। हाँ तो सियासत में हर चीज का फायदा लेंगे। अब मौसम आ गया है। जी, देखिए, जूता चला अभी संत कबीर नगर में, जूते पे काफी साहित्य भी आया और खूब चर्चा है, आनंद भी ले रहे हैं लोग, टिकट भी कह रहे हैं कट जाएगा। देखिए, जूता खाली काला नहीं, कहा गया है कि जूता सिर्फ सफेद ही नहीं, नेता लोग सफेद जूता पहनते हैं, तो जूता सिर्फ सफेद ही नहीं काला नीला भी रखो और कभी कभी पसीने से जूता गीला भी रखो और कोई कोशिश करे सिर पे चढ़ने की, तब सदा जूते का फीता तुम ढीला भी रखो। नहीं वो भी ठीक है कि बिना फीते वाला भी पहन लीजिए। हाँ, उसमें स्पंज होता है, ज्यादा चोट नहीं लगती ना, फीता वाला सोल मजबूत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाह रहे हैं। ब्रेक के उस पार ये एनालिसिस करेंगे कि कौन किसके साथ जा रहा है, सीट शेयरिंग कैसे हो रही है, क्या समीकरण बन रहे हैं, क्या जातिगत इक्वेशंस बन रहे हैं, कौन से मुद्दे भारी पड़ रहे हैं, गठबंधन में असमंजस क्यों है, कांग्रेस क्या चाहती है, दोस्ती चाहती है, पीठ में छुरा मानना चाहती है, बीजेपी के सहयोगी दल क्या कर रहे हैं, बहुत ढेर सारे मसले हैं। और शिवपाल और राजा भैया फैक्टर क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश में कौन किसके साथ है और कौन ऐन वक्त पर पाला बदल सकता है, सीट शेयरिंग की क्या पोजीशन होगी, बीजेपी के गठबंधन का उत्तर प्रदेश में क्या भविष्य है और कौन किसके साथ आ सकता है, गठबंधन में क्या कोई नए दल भी जुड़ सकते हैं, पीस पार्टी क्या अलग हो सकती है, शिवपाल यादव और राजा भैया का फैक्टर क्या है, राष्ट्रीय लोक दल की पहले और दूसरे चरण के चुनाव में क्या भूमिका होने जा रही है। बहुत ढेर सारे सवाल इस वक्त हवा में तैर रहे हैं। लेकिन इन्हीं सवालों के बीच आज मायावती ने एक पॉलिटिकली एक बड़ा एक्सप्लोजन किया, एक विस्फोट किया और ये कैटेगरिकली ये बात कह दी कि वो कांग्रेस के साथ किसी भी राज्य में, उत्तर प्रदेश ही नहीं किसी भी राज्य में कोई भी अलायंस नहीं करेंगी और उनकी पार्टी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगी। हाँ, सम्मान के आधार पर, सीट शेयरिंग के आधार पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ उनका अलायंस है और वो उसके साथ चुनाव लड़ेंगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश में अपने गठबंधन को लेकर पशुपेश में है। पशुपेश में इसलिए क्योंकि अपना दल भी उसको आंख दिखा रहा है और ओम प्रकाश राजभर तमाम मनाने की कोशिशों के बावजूद रूठे रूठे घूम रहे हैं। दोनों को लोकसभा की पर्याप्त सीटें चाहिए, कितनी चाहिए ये अभी ऑफिशियली वो नहीं बता रहे हैं, लेकिन अपना दल की तरफ से 5 सीटों की डिमांड है, लेकिन 2-3 पर बात पड़ जाएगी। 3 सीटें एसबीएसपी को चाहिए यानी ओम प्रकाश राजभर को, वो भी 2 तक बात बन जाएगी। लेकिन बीजेपी फिलहाल इस तरह का कंप्रोमाइज सीटों पर करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या होगा। दूसरी तरफ बीजेपी पर आरोप इस बात का, नवीन श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद हैं, कि वो सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग में
प्रॉपर ईमानदारी नहीं दिखा रहे हैं और उनको उनका वाजिब हक नहीं दे रहे हैं। इस कारण उनका गठबंधन फॉर्मल अलायंस का जो अनाउंसमेंट है यूपी में नहीं हो रहा है। नवीन श्रीवास्तव जवाब देंगे। ब्रजेश जी, शेयरिंग की आपने बात की, अभी देखिए जो विभिन्न आयोगों के चेयरमैन और सदस्यों के हुआ, उसमें ज़्यादातर आयोगों के जो चेयरमैन हैं वह पद हमारे सहयोगी दल के राजनेताओं को दिया गया है। तो वो भयवश दिया है। नहीं भय नहीं, अब आप उसको कुछ भी कह लें, लेकिन ये हमारी अपने सहयोगी दलों के साथ पर्याप्त शेयरिंग है। दबाव में दिया है? नहीं, कोई दबाव नहीं, हम सब साथ मिलकर हैं। ब्रजेश जी, जो अभी चर्चा का आपने विषय शुरू किया, मैं अपने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और सभी मित्रों की बात सुन रहा था और लगातार चर्चा ये कि 2 मैंने आपको दे दी, 2 हमने ले ली, नहीं ले ली। यह नूरा कुश्ती पिछले 15-20 वर्षों से। अरे अपना घर देखो। नहीं, हम अपना भी देख रहे हैं, ब्रजेश जी। नहीं ब्रजेश जी, देखिए अभी क्या है, थोड़ा सा अंदर 2 सीट हमने खैरात में दे दी, हम साहब नहीं लेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस इस गठबंधन के अंग नहीं है, जिस प्रकार से मैं कहा, आप कांग्रेस घोषणा करे कि हम इनके साथ नहीं है, हम इनका समर्थन नहीं लेंगे, तो या नहीं चिंता हो रही है ब्रजेश जी या मायावती जी, इन्होंने कहा कांग्रेस साथ अलायंस नहीं है। मायावती जी घोषणा करें कि हम रायबरेली में टीम प्रत्याशी खड़ा करेंगे। आप उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ समझे हैं कि हम 2 प्रत्याशी नहीं देंगे, 2 प्रत्याशी देंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2014-17 में उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको क्यों नेस्तनाबूद किया कि केंद्र की जो इनकी यूपीए की सरकारें थी, सपा और बसपा दोनों लगातार इनको प्रत्यक्ष समर्थन देते रहे और वही खेल। समाजवादी पार्टी की सरकार है, हम सरकार में आएंगे, मायावती की जांच कराएंगे, ये करेंगे, मायावती हम सरकार में आएंगे, मखले। तो ये जो नूरा कुश्ती है, तू मेरी बचा मैं तेरी बचाऊं, हम अपना जाति धर्म पंथ मजहब के नाम पे वोट लेके अपना विकास करें, उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने 14 समझ लिया और इसलिए इन दलों को जमीन चटाया। और 2019 से कुछ नया नहीं। मैं सिर्फ एक अनुरोध करूंगा, कृपया यहाँ सारे लोग हैं ये स्पष्ट कर दें कि आपका गठबंधन नहीं है तो रायबरेली अमेठी में या तो स्पष्ट करें भाई, ये कौन होते हमसे पूछने वाले? पहले साक्षी महाराज की चिट्ठी का ये जवाब दे दें, जो इनको धमका रहे हैं कि मैंने करोड़ों रुपए खर्च किए। कोई जूता चला रहा है, कोई धमका चला रहा है। उन्नाव में जो मीटिंग होती है पर मैं बंदे की तारीफ करूंगा। मैं एक चीज की साक्षी महाराज की तारीफ होगी कि बंदे ने 2 पन्ने की चिट्ठी में कहीं भी अपने डेवलपमेंट के काम, उन्नाव में क्या विकास हुआ इसका कोई जिक्र नहीं किया। केवल ये जिक्र किया कि किस जाति के कितने वोट हैं और अगर मुझे वोट नहीं, टिकट नहीं मिला तो मतलब परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये भी साहस की बात है कि राजनीति में इतना खुलकर बात इस तरह की करना। विकास तो वहाँ समाजवादी पार्टी ने कराया, विकास इन्होंने कहीं नहीं कराया है। ये समाजवादी पार्टी के कामों का रायबरेली अमेठी पर बहन जी बता दें, नहीं, बाकी भैया, सब हम लोग जवाब दे देंगे। आप बता दीजिए कि आप खैरात में दे रही है या खैरात लेने को तैयार नहीं है, तो आप दोनों लोग ये स्पष्ट नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता खैराती कौन है? अब खैराती तो ये बांट रही है कि हमने 2 दे दी। हाँ भाई दे दी, और ये कह रहे हैं कि साहब, और उसमें एक पार्टनर भाई इनकी है, दे दी इन्होंने। बनारस में कुछ मदद इनके एक पार्टनर ये कह भी रहे हैं कि हमारा कोई किसी प्रकार का गठबंधन नहीं है। तो यह तो जनता जानना चाहेगी कि नहीं जानना चाहेगी? आप स्पष्ट कर दीजिए कि आपका गठबंधन का सहयोग है। मैम कंप्लीट करें। थोड़ा शांति से चुनाव देखिए। ऐसा है कि इनके कैंडिडेट डिसाइड नहीं हो रहे हैं, इनके सांसद रोज इनको पत्र लिख रहे हैं, 2 लोगों को मार हमको सिर्फ परिवार के कैंडिडेट नहीं ना डिसाइड करने हैं ब्रजेश जी। पहली जो 6 सीटें घोषित हुई उसमें 3 अनारक्षित थी, तीनों परिवार की। कोई नहीं भैया, आप वो जनता कैंडिडेट इनको घर में तय करना, जब चाहे तब तय कर दें। हमको तो अपने कार्यकर्ता में से चयन करना है। आप तो घर ही के हैं। अच्छा, ये बीजेपी आप पर क्यों लानते भेज रही है अंशु अवस्थी कि आप तो खैरात के समर्थन लिए हुए हैं और अगर थोड़ा भी आत्मसम्मान है तो खैरात वापस करिए, यही है ना बात आपकी? बिल्कुल। हाँ ब्रजेश जी, लानत भेज रहे हैं आप पे। हम तो इस बात से खुश हैं कि इनके पास कोई बताने को कुछ है नहीं काम, तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है। ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इनके सामने लड़ सकती है। हमने ये भी बता रहे हैं साथ साथ में कि कांग्रेस ही है जो हमारे सामने लड़ सकती, खड़ी हो सकती है। और कहाँ कहा इन्होंने? नहीं, बिल्कुल यही कह रहे हैं। यूपी अरे में? ये सीरियस? ये मैं तो क्या क्यों नहीं लौटी प्रियंका गांधी? 1 महीने से मेरे सवाल का जवाब दे दो। दूसरी बात ब्रजेश जी, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ। प्रियंका गांधी दिल्ली से सूची इसीलिए जारी है दबाव बनाने के लिए। कांग्रेस ने क्यों 10-12 की सीट को ये बीजेपी और मोदी से धर्मेंद्र यादव की सीट पर दबाव बनाने के लिए। धर्मेंद्र यादव के यहाँ दबाव बना लेंगे तो हम कितना लगा रहे हैं? हम तो चाहते हैं तो प्रत्याशी मेरा मौका खुल के है ना गठबंधन जो अप्रत्यक्ष गठबंधन ये 15 साल से किए रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस खुल के देखिए ब्रजेश जी, हम लोगों से ज्यादा आपके दर्शक महत्वपूर्ण है, उन तक पूरी बात चली जाए।
देखिए असली मुद्दा ये है, प्रियंका गांधी जी ने 4 दिन लगातार 22-22 घंटे बैठकर 4000 कार्यकर्ताओं से पूरा बैठक- घंटे के हिसाब से आएंगी। मैं ब्रजेश जी मैं पूरा तो कर लूं जी। उस पर होमवर्क चल रहा है, बराबर वो दिल्ली में भी लोगों से मिल रहे हैं और उस पर काम चल रहा है कंटिन्यू। हमारी जो लिस्ट पब्लिश है, उत्तर प्रदेश भी आ रही है, उत्तर प्रदेश भी आ रही है, कोई बेचैनी है? कोई बेचैनी अवस्थी एक सवाल ले लो, ऐसा क्या कारण? यही कांग्रेस की दुर्दशा का कारण रहा कि कांग्रेस दिल्ली से चलाई जाती है, कांग्रेस लखनऊ से चले, कांग्रेस बनारस से नहीं चलती, कांग्रेस बागपत से नहीं चलती, कांग्रेस बरेली से चल रही है, कांग्रेस बुंदेलखंड से नहीं चलती, उत्तर प्रदेश से चलेगी। ऑलराइट हेमंत जी, हर कार्यकर्ता के घर से हेमंत जी, कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ नवीन जी कुछ अपना भी तो बता दे। एक सेकंड ले लीजिए, नोटबंदी में कितना पैसा वापस हेमंत आया? जी, नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव 325 सीट जीत के आया। किसका जवाब चाहेंगे हमसे? कोई झगड़ा नहीं। देश के सबसे बड़े राज्य में नोटबंदी के बाद 325 से अधिक सीटें हमको जिताए। कहाँ सपने में हो यार अंशु अवस्थी? ये सब्जी मंडी का शोर कम हो तो बोलो मित्र। 325 सीट जीत के आया नोटबंदी के बाद। दिन रात जुमला। अरे हम आलू से सोना नहीं बना रहे। ओके हेमंत जी बोलिए आप सर, ये बात फैक्ट मानी जाए, एविडेंस भी है कि कांग्रेस दिल्ली से चल रही है यूपी की। कांग्रेस ब्रजेश जी पहले तो एक बात याद दिला दूं, पिछले श्रीमान जी सुने तब जवाब दूं। प्रिय नेतागण, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, थोड़ी देर सुन लें। ब्रजेश जी याद करिए, एक नहीं 5 बार, अभी नहीं 3 महीना पहले, 4 महीना पहले, क्रमशः 2 महीना पहले, यही भारत समाचार जहां मैंने बार बार विशेष रूप से कहा कि जो अलायंस है उसका स्वरूप सपा बसपा आरएलडी यही रहेगा गठबंधन का, और कांग्रेस बाहर रहेगी, कांग्रेस बाहर रहेगी, कांग्रेस बाहर रहेगी, लगातार मैंने कहा। और आप जानिएगा, क्योंकि कांग्रेस लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रही है उत्तर प्रदेश सुधारने के लिए, कांग्रेस 2022 में वापसी की तैयारी कर रही है उत्तर प्रदेश में असेंबली में, और इसीलिए पर हेमंत जी आपको बीच में टोक रहा हूं, बना रही इस तरह से वापसी 2022 में करेंगे जिस तरह का अभी चल रहा है। देखिए ब्रजेश जी, क्या दिक्कत क्या है? कांग्रेस को बहुत बरसों बाद समझ में आया है कि बिना जाति गुणा गणित सही के आप यूपी में ऐसे हवा में चलते रहेंगे। राहुल गांधी पूरा कैंपेन कर चुके, 7 सीट असेंबली मिली थी, कैसे भूल सकते हैं आप? और यही प्रियंका जी और राहुल गांधी ने 2004 में सतीश शर्मा के लोकसभा चुनाव में 22 जगहों पर नुक्कड़ सभाएं की थी, 5 बड़ी सभाएं की थी। मैं साथ था, हो सकता अंशु अवस्थी न रहे हों, सतीश शर्मा तीसरे नंबर पर गए थे, लेकिन प्रियंका के आने के बाद ऊर्जा है और चीजें बदली है, एक माहौल बदला कांग्रेस के लिए। अच्छा एक बात बताइए, फिर भी ये मान के कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुप्रिया पटेल प्रियंका गांधी के साथ चली जाएं? हेलो जी ब्रजेश जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुप्रिया पटेल पाला बदलकर कांग्रेस के साथ खड़ी हो जाएं? देखिए अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल को पता है कि उनकी क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में। क्या तो स्थिति है हेमंत जी, खुलकर बताइए। कितनी पावर में शेयरिंग है, वो रिस्क नहीं लेंगे। वो कांग्रेस में जाने, अनुप्रिया पटेल की खुद की सीट खराब हो जाएगी, चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। वो चुनाव उसकी कीमत जीत सकती है जब उनको भाजपा का सपोर्ट हो, स्वयं नहीं जा पाएंगी पार्लियामेंट, उनको पता है और ये बात भाजपा को भी पता है, इसलिए ज्यादा तोल मोल हो नहीं पाएगा। मुझे लगता है 1 या 2 सीट बीजेपी दे सकती है। आप तो राजभर और अनुप्रिया को डरा रहे हो। नहीं, राजभर का तो 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जबरदस्त होल्ड है। आप देखिएगा राजभर का कैंडिडेट और मुख्तार अंसारी के खिलाफ 91,000 वोट पाया था असेंबली में, 91 मऊ जिले में। तो दो कॉन्स्टिट्यूंसीज में राजभर की पकड़ है। देखिए अंदर खाने की बात यह है कि राजभर ने कहा कि वो मंत्रिपरिषद छोड़ देंगे, जितने आयोग के चेयरमैन सदस्य हैं वो सब छोड़ देंगे, लेकिन 3 सीट से कम पर समझौता नहीं करेंगे। उनको आपकी जौनपुर सीट भी चाहिए। उनको ब्रजेश मिश्रा समझ पाए, उनको आज तक न ब्रजेश मिश्रा समझ पाए न हेमंत तिवारी समझ पाए। सुनिए, लेकिन राजभर पक्की पॉलिटिक्स करते हैं, वो भाजपा का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। आपकी जौनपुर सीट भी चाहिए, उनको साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। वो हमारे जिले गाजीपुर से विधायक हैं। अरे ठीक है, हाँ जौनपुर सीट उनको मिल जाए तो इससे बेहतर क्या है, तब तो उनको 3 सीटें मिलनी चाहिए। अच्छा हेमंत जी का होम टाउन है जौनपुर, आप लेकिन मैं चुनाव लड़ने वाला नहीं हूं, चिंता मत करिए। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हर कोई यही कहता है। पहले इस डिबेट की एक बहुत बड़ी पंक्ति बता दूं आपको जी, सूत्र वाक्य बता दूं। कांग्रेस का उभार
बीजेपी को राहत दे रहा है और कांग्रेस उभर रही, इसमें कोई शक नहीं। कारण खाली मुस्लिम वोट बैंक है। और जो 2 सीट छोड़ी गई है, क्या कांग्रेस के ऊपर जानबूझकर गठबंधन को नुकसान पहुंचा रही है? और कांग्रेस की इस तरह का जो रवैया है ये तो बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचा रहा है। मिश्रा जी, गठबंधन को किसी भी प्रकार के नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है। और यहाँ पर मैं एक चीज़, अगर आपका आदेश हो तो अपने भाजपा के मित्र से मैं पूछना चाहता हूँ। अरे फ्री है, आप एकदम मतलब कर सकते हैं। हम आपके अनुमति से। हाँ, देखिए, क्यों मेरी अनुमति से 5 सीट मांगी थी क्या? भाजपा मिली 3। देखिए, वो तो हार्दिक इच्छा कोई भी प्रकट करने की अपनी दम रखता है। अच्छा, जाने दीजिए, उस पर मिट्टी डालते हैं, आगे बढ़िए। पुरानी बात हो गई। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र दूसरे के घरों में झांकने की आदत छोड़ दे, ये मेरा अनुरोध है। इन्होंने देश के नौनिहाल जो परीक्षा देते हैं वहाँ कैमरे लगा रखे हैं, मदरसों में कैमरे लगे हैं, लेकिन रक्षा मंत्रालय में कैमरा नहीं लगा। कभी फाइल चोरी हो रही, कभी फोटोकॉपी हो रही है, जो जिससे पूरा देश सुरक्षित होता है, वो उस मंत्रालय की बात है। हाँ। तो अपने गृहबान में झांक करके देखें कि देश के साथ इन्होंने कितनी बड़ी थोड़ा जो है चौकन्ने गद्दारी की। रहना, कैमरा आपकी तरफ भी लग सकता है। नहीं तो कैमरा ये कहीं भी लगा ले, इनकी ना? इच्छा है। आजकल इनकम टैक्स वाले घूम रहे हैं। बिल्कुल सही है, ये इसमें फ्री है, यही इनका काम है, यही इनका विकास है, यही इनका सब कुछ विनाश करने का अरे तरीका है। क्यों, मैंने नाम लिया आप गुस्सा हो गए? नहीं, गुस्सा नहीं त्रिवेदी है। जी, नहीं। त्रिवेदी जी, मैं एक बहुत छोटी सी बात पूछना चाहूंगा। जी जी, हमारे बोलिए। देश में एक शब्द चलता है मौसम विज्ञानी। जी 2 लोग ऐसे थे जो देश में मौसम विज्ञानी के रूप में माने जाते थे। जी, एक आज हमारे साथ हैं और एक आपके नेता, लेकिन मुझको लग रहा है कि कुछ उनका भी ज्ञान कम हो गया है, इसलिए वो गलत मौसम विज्ञान का अनुमान लगा रहे हैं और गलत दलों के साथ जा रहे हैं। उसकी अरे, आप चिंता करें, सीधे सीधे उनका बोल मौसम दीजिए ना। विज्ञान सुधारें। अरे भाई, हम आप कैमरा नहीं सीधे लगाएंगे, सीधे बोल दीजिए। हम कैमरा नहीं लगाएंगे, पासवान बोल दीजिए ना। हम कैमरा नहीं लगाएंगे। क्या तो बोल चौधरी रहे हैं अजीत हेमंत जी? सिंह बताइए। नहीं हेमंत जी, क्या तो बोल रही है? मैं कह रहा हूं सीधे बोल देना। क्या बोल रहे हैं? रामविलास पासवान और चौधरी अजीत सिंह यही कहना चाह रहे हैं, कह दें। नहीं, आप ये बार पर्सनलाइज कमेंट हेमंत जी करते हैं। आप बोलिए त्रिवेदी जी। हाँ, तो मेरा अनुरोध इतना ही था। और अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया है 73+ की बात तो क्या करते हैं, लेकिन विकास के नाम पर क्या किया है, झूठा राष्ट्रवाद जी दिखा रहे हैं। ओके, बहुत यादव। अच्छा सुरेंद्र जी। हाँ। दुर्भाग्य है जी। कि आप बड़े लोग, अगर आप उस 7 करोड़वें घर में जाते जहां पर लकड़ी के चूल्हे पहले खाना बनता था, जहां आज उज्ज्वला गैस है, क्या ये आप योजना उस किसी पहले घर नहीं में चल गए रही होते थी? जिसके सिर पर छत नहीं थी, जहां क्या ये प्रधानमंत्री योजना आवास पहले बना है, नहीं चल रही थी? आप उस किसी घर में गए होते। हो गया योजना पहले भी रुकिए, थी। रुकिए, आज नहीं हो गया, हो गया। पहले भी थी। ओके, ओके, राम चौधरी को दिखा बताइए, आज नाम बदल जाएगी। चौधरी अजीत सिंह और चैन चौधरी के घर देखिए, दिखेगा, कहीं दिखेगा आप नहीं। विकास और बताइए। आपका यह विकास आप शौचालय की बात करते हैं, शौचालय योजना पहले से। रॉबर्ट वडेरा का आप विकास अपने हो योजना की गया। बात करते हैं, योजना कांग्रेस पहले के साथ से। दिक्कत है, आपके किसान साथ है रॉबर्ट क्या? वडेरा का विकास आपके हो पास गया। कुछ नहीं है बताने के लिए। ये दिक्कत है उनके साथ। जाइए, कुछ ओके। नहीं बताने के लिए है। अरे त्रिवेदी जी, क्या किया? अच्छा त्रिवेदी जी गुस्सा छोड़ो। साढ़े 4 ओपी साल यादव, में एक काम ऑलराइट, बता दें प्लीज, बीजेपी ओके, क्या प्लीज, किया? ऑलराइट। ओपी यादव, जी। क्या आपको लगता है कि अपना दल और एसबीएसपी बीजेपी के साथ कोई टाई अप एक शेप ले पाएगा? कहीं इस बात की आशंका तो नहीं कि ऐन वक्त पर अपना दल अपना स्टैंड बदल दे? सर, जो मैं पूरी तरह से हेमंत तिवारी जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं, बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। जिस तरह का समीकरण है मिर्जापुर का, कास्ट तो ये तो पॉलिटिक्स बता का, दो कि सौदेबाजी है ये तो फिर। निश्चित तौर पर प्रेशर पॉलिटिक्स है। और जिस तरह मिर्जापुर के प्रतापगढ़ के समीकरण जनसत्ता के उदय के बाद प्रतापगढ़ के समीकरणों, कौशाम्बी के समीकरणों में और चेंज आ गया है, तो मिर्जापुर का जो कास्ट इक्वेशन का समीकरण है उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ ही अपना दल का फायदा हो सकता है। तो निश्चित तौर पर इसमें बार्गेनिंग होती रहेगी और 1-2 दिन में पिक्चर साफ हो जाएगी। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज निकल के नहीं आने वाली है। हाँ, डॉक्टर अयूब का जो छोटे दलों से जो उनकी बातचीत हो रही है, जैसे निषाद का और मौर्य समाज के 2 दलों से उन्होंने अपने साथ बैठा लिया, तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पर प्रेशर करना चाहते हैं। संत कबीर नगर और जो सराउंडिंग में 1-2 सीटें वो चाहते हैं, तो वो हो सकता है आज नहीं कल कांग्रेस ऐसा तो नहीं कि पीस पार्टी कांग्रेस के साथ चली जाए? निश्चित तौर पर ये जो अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कहीं ना कहीं सेकुलर पॉलिटिक्स में राजा भैया क्या करेंगे? वो किसके साथ जाएंगे? बीजेपी के साथ? देखिए सर, राजा भैया का जो कुंडा है और बिहार सुरक्षित दोनों असेंबली सेगमेंट है, ये कौशाम्बी में आते हैं। और कौशाम्बी में जो भी समीकरण है राजा भैया के इर्द गिर्द ही है। जो स्थिति बनी हुई है, अगर वो चुनाव जीत नहीं सकते तो हराने की क्षमता है 2 असेंबली सेगमेंट को देखते हुए। तो कहीं ना अब भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका एडजस्टमेंट होगा, सिंगल जाएंगे या फिर अलायंस के साथ। ओके, डॉक्टर नीरज सिन्हा, गठबंधन बनाम गठबंधन की लड़ाई है उत्तर प्रदेश में, भारी कौन किस पर पड़ रहा है? बिल्कुल ब्रजेश जी, गठबंधन की लड़ाई है।
उत्तर प्रदेश के चुनाव 7 चरणों में है और आप जब देखेंगे तो पहले चरण में आरएलडी मजबूत है छोटी पार्टियों में, और ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल की पार्टी 6वें और 7वें चरण में उनका टेस्ट होना है। मजबूत कहाँ से होगा ये? नहीं, पहले चरण में मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ पहले चरण के चुनाव को किसी देखें चरण तो में आरएलडी कुछ का नहीं वहाँ है पे स्टेक है। और अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर का चुनाव जो है लिटमस टेस्ट आखिरी चरणों में होना है, तो उनके पास अभी पर्याप्त समय है अपनी बात को बार्गेन करने का। ओके, और जूही जी, क्या कांग्रेस गठबंधन को नुकसान पहुंचा रही है इस तरह की फ्रंट फुट पर राजनीति करके, और जिस तरह से एग्रेशन की राजनीति आपके खिलाफ कर रही है, ये तो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं? देखिए, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। हम चुनाव जीत रहे हैं और सारी सीटों पर चुनाव जीत रहे हैं। आप गठबंधन कांग्रेस सब से पे लड़ इतने रहा है। दबाव में है कि उन्होंने नहीं मांगा, फिर भी आप अपने समर्थन का टोकरा उनके दरवाजे पे लेके खड़ी हैं। ब्रजेश जी, एक और कहावत चल रही है आजकल। आपका नाम थोड़ी जोई सिंह, इनको नहीं, बोलिए। नहीं, ये जी, इसको आप दबाव 37 पर लाल, बाकी पर शिवपाल। अब साक्षी महाराज और इनके विधायक और एमपी की तरह एक दूसरे को ब्रजेश जी धक्का ने थोड़ी क्या मारेंगे। चिट्ठी लिखी है? मतलब 37 पर लाल, बाकी केवल पर ये शिवपाल। उनके पास करोड़ों पैसे आए कहाँ से? ये इंक्वायरी में 37 है, पर लाल, बाकी पर शिवपाल, इस पर भी किसी ऑलराइट हेमंत जी, इस पर कोई चर्चा नहीं। भाई साक्षी ये महाराज की बेकार चिट्ठी का पढ़ी काम। आपने? नेताजी ने जो संसद में मोदी जी को पढ़िए, आशीर्वाद पढ़िए। दिया, उस उसी पर के भी बाद कोई ये चर्चा आया नहीं। आप 37 पर पढ़िए। लाल, बाकी पर शिवपाल। पता न रही है उनका आशीर्वाद आपको हाँ मिला। हेमंत जी, पढ़ी चिट्ठी? बंदे ने क्या तो पत्र लिखा है? एक चिट्ठी एक पढ़ी और है। महत्वपूर्ण बात है जी, हेलो जी, एक और महत्वपूर्ण बात ब्रजेश है। जी। उत्तर प्रदेश में अरे बोलने दीजिए भाई साहब। उत्तर प्रदेश में 80 संभावित सांसद अभी फ्री घूम रहे हैं, जिनको बसपा का या सपा का टिकट नहीं मिलेगा। वो दूसरों को हराने, अपनी पार्टी को हराने की क्षमता जरूर रखते ओके होंगे। हेमंत जी, साक्षी महाराज की धमकी को किस तरह से लेते हैं आप, और उनके पत्र के कैसे विश्लेषण करते हैं? देखिए, साक्षी महाराज का टिकट कटना 100% तय है। अरे क्या तो और साक्षी महाराज क्यों झगड़ा लगाना चाहते हो इनके? तय है भाई, उनको पता है, उनको पता है कटना, इसलिए ऐसी चिट्ठी लिखी है। और ये चिट्ठी लिखने के बाद मुझे नहीं लगता कि भाजपा उनके किसी दबाव में आने वाली है। वहां टिकट किसको मिलना है ये भी लगभग तय है। हो सकता है सरकार के किसी मंत्री या उसके परिजन को वहां से टिकट मिले, ये साक्षी महाराज को पता है। और साक्षी महाराज अब बहुत ज्यादा भाजपा के लिए मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि ज्यादातर वक्त तो भाजपा के लिए मुसीबत का ही कारण बने हैं। और जो उनकी यूएसपी है, फिलहाल बहुत बहुत भाजपा धन्यवाद आप को सभी उसकी का। ज्यादा जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में गठबंधन का अपना बड़ा व्यापक महत्व है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का हो या फिर समाजवादी पार्टी बीएसपी और आरएलडी का। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी बीएसपी आरएलडी के गठबंधन में जो क्लैरिटी आ गई है, वो क्लैरिटी बीजेपी के गठबंधन में किन्हीं कारणोंवश नहीं आ रही है। वहाँ बार्गेनिंग अभी भी खुली हुई है। अपना दल और एसबीएसपी ने अभी अपनी पोजीशनिंग क्लियर नहीं की है, वो भी तब जब मतदान को सिर्फ 29 दिन बाकी हो। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब नए दौर में एंट्री कर रही है और यहाँ के चुनाव में उसका बड़ा व्यापक महत्व होने जा रहा है। लिहाजा इन गठबंधन का भविष्य भी देखना पड़ेगा, कौन किसके पाले में कहाँ पर किसके साथ खड़ा है। उत्तर प्रदेश में कौन किसके साथ है, हमने एक परिदृश्य आपको समझाने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।